नाज़रीन, अमेरिका और ईरान में शदीद झड़पें शुरू हो गई हैं दोबारा। और वजह उसकी यह है कि अमेरिका को लगता है कि आपने हुर्मुज़ को पहले की तरह खुलना चाहिए, ईरान को लगता है नहीं, उनका कंट्रोल वहां पे रहना चाहिए। यहां से लड़ाई ट्रिगर हो जाती है। जब से जंगबंदी हुई है उसके बाद से लेकर अब तक इस वक्त जो झड़पें हुई हैं वो शदीद तरीन है। अमेरिका ने जंगबंदी के बाद सबसे बड़ी बमबारी ईरान पे अब की है गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उन्होंने अमेरिकी अड्डों को कतर में, कुवैत में, बहरीन में, यूएई में और उर्दन में निशाना बनाया और वहां नुकसान भी हुआ है। इसकी तफसीलात अमेरिका कल जारी करेगा। एक और खबर है नाज़रीन, वो बड़ी दिल दहला देने वाली और हैरान कर देने वाली खबर है कि ईरान के एक साबिक सदर को अमेरिका ने कैसे काबू किया। न्यूयॉर्क टाइम ने उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी है। तो अब दुनिया से लोग जा रहे हैं, सहाफी भी जा रहे हैं, बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो है वो ईरान में जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बात का खतरा मौजूद है कि ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा मुश्तबा खामनाई को और उनके ऊपर मुस्तकबिल में अटैक किया जा सकता है। इसके ऊपर एक बयान जारी किया और वो इसराइल की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसपे ईरान ने फौरी तौर पे वार्निंग दी है। इसराइली वज़ीर दिफा काटस की जानिब से खामनाई को मौत का हदफ करार देने पर इराक़ची ने इसराइल को वार्निंग जारी की है। वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने बुध के रोज खबरदार किया कि हमारे अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी खतरे का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को इस बात का पाबंद किया है कि वो तिल-उल-बैब में अपने पालतू जानवरों का मुंह बंद रखे और इंतबाह दिया कि अगर उन्होंने अपने आका को नजरअंदाज किया तो ईरान उन्हें बहुत बुरा सबक सिखाएगा। अब ये इसराइल ने कहा कि वो मौत का निशाना बन सकते हैं, मौत का हदफ है खामनाई, जबकि ईरान ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बहुत ताबड़तोड़ किस्म का जवाब देंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि खैर आफियत के साथ ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाए और उसके बाद कोई इस तरह की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ना हो जिसकी बुनियाद के ऊपर इसराइल मजीद कोई खतरा पैदा कर सके पूरे रीजन में। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर फिर हम आने वाले दिनों में बातचीत करते रहेंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान में देखिए ना, जदीद इंसाफ देते होते तो ये हालत तो ना होती पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में आज कितने दिन हो गए हैं वो लोग अपनी बैयतें लेकर बैठे हुए हैं प्यारों की, और ये प्यारे कोई ऐसे नहीं है कि राह चलते राहगीर हैं जो मारे गए, नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। ये तनख्वाह लेते थे सरकार से और ये अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे। इनको मदद नहीं दी गई, इनको हथियार और गोलियां नहीं दी गई, इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये लड़ते रहे और शहीद होते रहे, लड़ते रहे और शहीद होते रहे। अब वहां लोग लाशें लेकर बैठे हैं, 30 एहलकारों की लाशें, शदीद गर्मी है, लेकिन सियासतदानों के सीने में दिल ही नहीं है। अपोजिशन के लोग वहां जाते हैं, हुकूमत उनकी तरफ जाती नहीं, उनकी बातें नहीं सुनती। अभी ये सुलह कराने के लिए पहुंच गया एक तुर्की में, फील्ड मार्शल तुर्की में और वजीर आजम कतर में, उधर सुलह कराने पहुंच गए। इधर कश्मीर में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, तो कोई फिक्र नहीं इनको। तो भी जिधर तुम्हारी ड्यूटी है, जिधर तुम्हें तनख्वाह मिलती है, जिसकी वफादारी का हलफ उठाया हुआ है, उधर आग लगी हुई है, उस लगी हुई आग को छोड़कर परायों की चाकरी करने पहुंच गए। एक कतर चले गए, एक तुर्की चले गए कि जनाब हम जाके दुनिया की आग बुझाएं। और दुनिया बड़ी सियानी है, वो अपनी आग खुद बुझा लेगी। वो कैलकुलेट करके लड़ते हैं, उन्हें पता है कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है, और वो जानते हैं कि उन्हें कितनी लड़ाई लड़नी है। ना अमेरिका ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है, ना ईरान ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है। वो अपने अपने मफाद के लिए, जब उन्हें चाहिए होता है कि लड़ाई रोकनी है तो आपको बीच में डाल लेते हैं फेस सेविंग के लिए, और जब उन्हें चाहिए होता है लड़ाई दोबारा लड़नी है तो वो आपका फोन भी नहीं उठाते, आपकी बात भी नहीं सुनते। दुनिया की आपको फिक्र पड़ी हुई है, दुबले हुए जा रहे हैं आप, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। जनाब हम सालसी करवा रहे हैं, सालिस की हैसियत होती है भाई। आप सिर्फ सहूलतकारी करवा रहे हैं, फेस सेविंग दे रहे हैं दोनों को, और कुछ नहीं कर रहे। और ये सारी सिचुएशन जो खड़ी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, इसको कौन ठीक करेगा? ये उधर सबको मैं मिलने के लिए तैयार हूं, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, तमाम फ्री कैन से बातचीत करेंगे। सूडान के अंदर जनाब हम जाके सुलह करवाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में जो हमारे अपने एहलकार शहीद हो गए, अब फर्ज करें ना, अगर ये एहलकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे की कवरेज करते हुए, उसको रोकते हुए या कोई नाका लगाते हुए किसी राह चलती गाड़ी के नीचे आके शहीद हो जाते ना, तो आंखों से अंगारे निकल रहे होते और एक कंधा होता वजीर आजम का और एक कंधा होता फील्ड मार्शल का। ये उस एहलकार के जनाजे को कंधा दे रहे होते और कहते कि हम पीटीआई को नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन क्योंकि दहशतगर्दों ने मारा है। वो देखे ना अचकज़ई साहब का स्टेटमेंट, अचकज़ई साहब ने जो बात की है, ये फेंकने वाली बात नहीं है, इसके ऊपर सबको गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा जी वजीरिस्तान में वसाइल दरियाफ्त हुए, यानी वहां पे मादनियात निकली, और उसके बाद वजीरिस्तान के लोगों को बेघर कर दिया गया, और अब ज़राऊन के इलाके में लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये बात जहां जहां पे मैं आपको थोड़े दिन पहले बता रहा था, आज अचकज़ई ने वही बात कर दी। याद रखिएगा, ये जो अटैक हो रहा है ये पश्तून बेल्ट में हो रहा है, ये बलोच बेल्ट नहीं है। और पश्तून बेल्ट में अचकज़ई के बहुत ताल्लुकात भी हैं और इन्फ्लुएंस भी है, तो ये अच्छे से जानते हैं कि वहां क्या निकला और क्या हो रहा है।
तो उन्होंने कहा जी वजीरिस्तान में जब वसाइल दरियाफ्त होते हैं या मादनियात निकलती हैं तो वहां लोग बेघर हो जाते हैं, ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। अब यही काम जरगून में किया जा रहा है, बलूचिस्तान में किया जा रहा है, और इस ज्यादती के खिलाफ उन्होंने कहा जी हम खड़े होंगे। अगर मैं खड़ा ना हुआ तो फिर मैं ना पश्तून होऊंगा और ना मुसलमान होगा। फजल रहमान साहब ने एक नुकता उठाया और बड़ा वैलिड पॉइंट है जो उन्होंने उठाया, कसूर वाले जलसे में मिस हो गया था। उन्होंने कहा जनाब हमारे मुल्क की हालत यह है कि हिंदुस्तान के साथ पूरी सरहद हमारी बंद है, कोई बातचीत, कोई तिजारत, कोई चीज हम उनके साथ कर ही नहीं पा रहे, वो तो हमारा पानी भी रोक रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ पूरी सरहद बंद है, मगरबी सरहदें भी हमारी बंद है, मशरकी सरहदें भी हमारी बंद है। ईरान के साथ हालात ऐसे हैं कि ना वो अच्छे हैं ना बुरे हैं। चीन अपना एतमाद पाकिस्तान से उठा चुका है। तो वो कहते हैं जी एक छोटा सा कॉरिडोर है जो अगर तजारत के लिए खुलता है अफगानिस्तान के साथ आपका, तो आपने उनको भी बंद कर दिया। हमने इनको धोखे दिए हैं, हमने इनकी सरमायाकारी का रास्ता रोका है। इस वक्त पाकिस्तान मैसूर है, हुक्मरानों की पॉलिसियों के हाथों मैसूर है, और हुक्मरान इसलिए मजबूर हैं कि वो भी तो मैसूर है। ये नहीं, हुक्मरान जो है उनके ऊपर कंट्रोल जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। ये तो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, और पाकिस्तान खित्ते में अकेला होता चला जा रहा है। ये जाके पूरी दुनिया से जफियां डाल रहे हैं, लेकिन यहां खित्ते में हमारी सिचुएशन क्या है कि हम ईरान के साथ पूरा बॉर्डर हमारा ऑलमोस्ट सील है, वहां से सिर्फ स्मगलिंग होती है। बलूचिस्तान के साथ पूरा बॉर्डर बंद है। चाइना जो है उसके साथ ताल्लुकात आपको आइडिया ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंडिया के साथ आपका फड्डा है। देखिए अफगानिस्तान को 6 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, किसी मुल्क में इतनी दहशतगर्दी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, तो भाई हमारे मुल्क में क्यों है? ये अफगानियों का इतना लंबा बॉर्डर लगता है जाके ईरान के साथ, ऊपर बाकी सारे मुल्क हैं, किर्गिस्तान के साथ लगता है, मेरे ख्याल में ताजिकिस्तान के साथ लगता है, और भी ममालिक हैं, चाइना, ये सारे ममालिक के साथ उसका बॉर्डर लगता है। दहशतगर्दी सिर्फ हमारे मुल्क में क्यों आती है, बाकी मुल्कों में ये दहशतगर्दी क्यों नहीं जाती? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? मेरे पास तो नहीं है। अगर आइंदा को डीजी एसपीआर साहब बुलाए सहाफियों को मिलने के लिए तो उनसे ये जरूर पूछें कि जनाब अफगानिस्तान में 6 मुल्कों का बॉर्डर है, सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और आप कहते हैं अफगानिस्तान करवा रहा है और फितनातुल खवारिज अल हिंदुस्तान, तो हमारे पे ये क्यों हो रहा है, बाकियों पे क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल पूछना चाहिए। एक और चीज नाज़रीन, आजाद कश्मीर में आटे का बुहरान शदीद होता जा रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे ट्रक रोके हुए थे पंजाब और कश्मीर की सरहद के ऊपर, और उन ट्रकों को गंदम ले जाकर कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। अद्वियात भी रोकी गई, खुराक भी रोकी गई। कश्मीरी इस पे बहुत एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, ग़िज़ाई किल्लत के शदीद खदशात हैं। तो अब किया यह है हुकूमत ने कि क्योंकि ट्रकों को बार बार लोग आकर देखते थे, उसकी वीडियो बनाते थे और बताते थे कि जनाब ये देखिए ट्रक खड़े, इनको कश्मीर में दाखिल नहीं होने दे रहे, तो सरकार ने इन ट्रकों को वापस रवाना कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती कहा कि ट्रक यहां से हटाएं इस शाहरा से और इनको वापस ले जाएं पीछे। यहां गंदम के ट्रक खड़े होते हैं, लोग देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो लोग क्रॉसिंग करते हैं वो वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर में इस वक्त खुराक नहीं जाने दे रहा, लिहाजा आप ये ट्रक यहां से हटा दें। तो वहां से जनाब ट्रकों को हटा दिया गया। लेकिन दूसरे मनाजिर जो मैंने देखे आजाद कश्मीर में, बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं एहतजाज करने के लिए। खवातीन हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, स्कूलों के यूनिफॉर्म्स में आ रहे हैं, वहां पे आकर बात कर रहे हैं। तो आजाद कश्मीर में एहतजाज को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर सरकार नाकाम रही है। तो क्या वहां पे ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं? अव्वल तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का इनका इरादा कोई नहीं है, ये धांधला करेंगे। लेकिन क्या ये इलेक्शन करवा भी पाएंगे? मेरी जाती तौर पर राय है कि अगर पीटीआई बाहर निकल गई है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ नहीं रही, तो ये आपस में सीटें बांट लें, टॉस कर लें, किसकी हुकूमत होगी किसकी नहीं होगी, आपस में ही कर लेता है। ये इलेक्शन वाला ढोंग करने का फायदा कोई नहीं है, वहां बंदे मर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तानियों का पैसा भी बहुत जाया हो जाएगा। लिहाजा आप आपस में टॉस वास करके या आपस में मिल बैठ के आप लोग फैसले कर लें कि किसको हुकूमत देनी है और किसको हुकूमत नहीं देनी। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो इतना खर्चा नहीं उठा सकता। हालात देखे ना पाकिस्तान के, हमारे मुल्क में ये अभी मैं सुन रहा था हारून शरीफ साहब को, बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं और ये इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं जनाब के पाकिस्तान में जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव है। यानी पाकिस्तान में जो पैसा आया इस ज़िमन में वो 1.6 अरब डॉलर था, और जो पाकिस्तान से निकल गया वो 2.5 अरब डॉलर था। तो आप प्लस माइनस करें तो 1 अरब डॉलर का तो आपको नुकसान हो गया उल्टा। फिर वो ये कहते हैं कि 19 मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से निकलकर चली गई पिछले 2 साल में। फिर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की सूरत हाल यह है कि 50 साल का हमारा सबसे बड़ा डिप है। 50 साल में इतनी कम नहीं हुई जितनी अब हो गई है। बिजली के ऊपर हमारे ऊपर सर्कुलर डेब्ट चढ़ा हुआ था, कर्जा चढ़ा हुआ था, हमने बिजली की अदायगियां नहीं की हुई थी। अब पता चला गैस के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर भी चढ़ा हुआ है। पता कितना है? 3600 अरब रुपए, 3600 अरब रुपए। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, तो 3600 अरब रुपए आपके ऊपर सर्कुलर डेब्ट चढ़ा हुआ है। इसका, पेट्रोलियम का और गैस का, बिजली का। इसके अलावा वो पिछले साल का जो डाटा था उसके मुताबिक 2500 अरब पिछले साल वाले डाटा में था। तो इतने कर्जे आपके ऊपर सिर्फ ये इंटरनली इन 3 चीजों के चढ़े हुए हैं, गैस पे, पेट्रोल पे और बिजली पे।
और आपकी कमर टूट गई है ज्यादा बिल दे देकर, लेकिन फिर भी ये कर्जे पाकिस्तान के ऊपर चढ़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो आसिम मुनीर रजीम है ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है, फेल हो चुका है। अब इनको ये मलबा किसी पे डालना है, ये मलबा भी किसी पे नहीं डाल पा रहे। ये दुनिया में जाके इधर उधर जो कोशिशें करते हैं कि हमें कुछ पैसा मिल जाए, कुछ सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान में आ जाए, कोई 2-4-10 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ जाए। जो पैसा पाकिस्तान में आना था वो चाइना ला चुका है, जितना पाकिस्तान में पैसा पहले आना था वो आ चुका है। अब इतनी दहशतगर्दी और मारामारी के अंदर जब रोजाना बैनुल अक़वामी खबर ये चलती है कि आज फलां शहर पे कब्जा हो गया, आज फलां शहर पे कब्जा हो गया, आज वहां धमाका हो गया। वो जीवनी का मैंने मंजर देखा, उन्होंने लाके ट्रक पूरा मारा कंपाउंड के अंदर, पूरा कंपाउंड तबाह कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज का। ये मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है। टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA वो बाकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं जनाब ये देखें हमने ये पाकिस्तान की हालत कर दी है। और इससे बैनुल अक़वामी सतह पे इंपैक्ट किया जा रहा है। कोई नहीं आता यहां सरमायाकारी लेकर, कोई पागल ही होगा जो सरमायाकारी लेकर आएगा। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और वजह उसकी यह है कि इमरान खान को जबरदस्ती हमने जेल में बंद करके रखना है, उसके अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और जब कुछ भी नहीं होता ना आपके पास, तो फिर आप रंगबाजी करते हैं। वो रंगबाजी आप देखें ना कैप्टन सफदर ने की है, वो लोगों ने वहां पे वीडियो बना के डाल दी सोशल मीडिया पे। कैप्टन सफदर साहब भी कारनामे ही करते रहते हैं। सबसे बड़ा कारनामा तो उनका अपनी शादी वाला कारनामा ही बहुत बड़ा है। वहां ड्यूटी कर रहे थे, उधर शादी कर ली उन्होंने, लेकिन वो उनकी निजी जिंदगी है। अल्लाह ताला कामयाब करे उन्हें और उन्हें हंसता बसता खुशहाल रखे। लेकिन कारनामा जो उन्होंने किया वो देखें आप। कैप्टन सफदर आजकल अपने इलाके के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में वो गैस के इफ्तिताह करते फिर रहे हैं। एक जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह, दूसरी जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह, तीसरी जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह। वो मकामी कोई नौजवान है, उन्होंने कहा जी गैस का ये इफ्तिताह करता है, पीछे पूरे एरिया में गैस नहीं आ रही, ये आगे जाता है एक जगह पे गैस का इफ्तिताह कर देता है। ये कैसे हो रहा है? ये कैप्टन साहब इफ्तिताह कैसे करते फिर रहे हैं गैस का? रास्ते में गैस नहीं है, पाइपलाइन बिछी नहीं है, ये गैस का इफ्तिताह कैसे कर दिया? उन्होंने जनाब LPG का सिलेंडर पकड़ लिया। इन्होंने काम क्या किया हुआ, रंगबाजी चेक करें आप इनकी, नौसरबाजियां। यही मरियम नवाज ने, मुझे लगता है यही से नौसरबाजियां इन्होंने एक दूसरे से सीखी है। वो LPG का सिलेंडर है, वो रखा हुआ है गाड़ी के अंदर, उसको ले लेकर फिर रहे हैं, जहां दिल करता है वहां सिलेंडर खड़ा किया, उसके साथ पाइप लगाया, गैस का इफ्तिताह कर दिया, रुला डाल दिया, जनाब गैस आने लगी, गैस का इफ्तिताह हो गया। गैस पता नहीं कब आई। ये नाजरीन सूरत-ए-हाल और हालात हैं इनके। रंगबाजी के साथ ये मामला चला रहे हैं, प्रैक्टिकली इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं किया।